हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। गढ़वाल का परमार राजवंश का हमने कंप्लीट अध्ययन किया और आज से हम कुमाऊँ का चंद वंश का अध्ययन करेंगे। कुमाऊँ का चंद वंश 700 ईस्वी से लेकर 1790 ईस्वी तक हम इसका अध्ययन करेंगे। कुमाऊँ के चंद वंश का संस्थापक एटकिंसन के अनुसार उन्होंने सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक माना है। कंतूरी साम्राज्य का अंतिम राजा था ब्रह्मदेव और यह काली कुमाऊँ चंपावत में उस समय शासन कर रहा था। कहते हैं कि ब्रह्मदेव अयोग्य शासक था, जिसके कारण उत्तराखंड में कंतूरी साम्राज्य का पतन हुआ था। कन्नौज नरेश का भाई था सोमचंद और यह बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार यह 700 ईस्वी में बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था और जबकि एटकिंसन के अनुसार यह 953 ईस्वी में बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। और जबकि डॉक्टर श्यामलाल कहते हैं कि जब भारत में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था और जब उसने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो उस समय सोमचंद कन्नौज से उत्तराखंड में आया था। इस प्रकार काली कुमाऊँ ब्रह्मदेव चंपावत में शासन कर रहा था और राजबुंगा में उसका किला था। जब सोमचंद बद्रीनाथ की यात्रा पर आया तो वह ब्रह्मदेव से मिला और ब्रह्मदेव सोमचंद से इतना खुश हुआ कि उसने अपनी कन्या का विवाह सोमचंद से करवाया और सुयो नामक स्थान सोमचंद को दहेज में भेंट कर दिया और उसने 15 बीसी अर्थात 15 बीघा जमीन भी सोमचंद को दहेज में दे दिया था। इस प्रकार कुमाऊँ के चंदवंश का वास्तविक संस्थापक सोमचंद को माना गया है। जबकि रिपोर्ट एंड कुमाऊँ गढ़वाल, इसके राइटर हैं डब्ल्यू फ्रेजर, वह थोरचंद को चंदवंश का प्रथम राजा बताते हैं और जबकि डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी त्रिलोचन पाल को चंदवंश का संस्थापक बताते हैं। इस प्रकार किंगडम ऑफ नेपाल, इसके राइटर हैं फ्रांसिस हैमिल्टन और यह 1881 में लिखी गई थी। 1223 ईस्वी का खस राजा कणाचल देव का एक अभिलेख, ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से और उसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। इस प्रकार कहते हैं कि जब 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो उस समय सोमचंद उत्तराखंड में आया था। तो इस प्रकार अनेक इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं कि कुमाऊँ के चंदवंश का संस्थापक सोमचंद उत्तराखंड में कब आया था। चंद राजाओं का मूल स्थान एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंदवंश के राजाओं का मूल स्थान प्रयाग के निकट झूसी अर्थात इलाहाबाद में था। तो इस प्रकार सोमचंद झूसी का रहने वाला था और वह बद्रीनाथ की यात्रा पर आया और वह ब्रह्मदेव से मिला और ब्रह्मदेव ने अपनी कन्या का विवाह सोमचंद से करवाया और सुयो नामक स्थान उसको दहेज में दिया और 15 बीघा जमीन भी दिया। इस प्रकार उसने अपनी कन्या का विवाह सोमचंद से करवाया था। तो कुमाऊँ के चंदवंश का वास्तविक संस्थापक सोमचंद है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार वह 700 ईस्वी में आया था, जबकि एटकिंसन के अनुसार वह 953 ईस्वी में उत्तराखंड में आया था। और जबकि एक मत है कि जब मोहम्मद गजनवी ने उत्तराखंड अर्थात पूरे भारतवर्ष में अटैक किया था तो उस समय सोमचंद उत्तराखंड में आया था। तो इस प्रकार चंदवंश का अध्ययन हम 700 ईस्वी से लेकर 1790 ईस्वी तक करेंगे। चंदवंश का संस्थापक सोमचंद और यह शिव का उपासक था, यह भगवान शिव की पूजा करता था और सोमचंद मांडलिक राजा था। मांडलिक राजा का अर्थात मांडलिक राजा वह होता है जो किसी राजा का सामंत होता है और वह अपने अधिपति के अधीन शासन करता है। इस प्रकार सोमचंद भी मांडलिक राजा था और वह डोटी राजा के अधीन था, अर्थात वह नेपाल के राजा को टैक्स देता था। तो इस प्रकार सोमचंद मांडलिक राजा था। कुमाऊँ का चंद वंश 700 ईस्वी से लेकर 1790 ईस्वी तक, संस्थापक सोमचंद। इसको सोमसिंह गुसाई भी कहते हैं क्योंकि यह इनकी उपजाति गुसाई थी। इस प्रकार सोमसिंह गुसाई या सोमचंद। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार यह 700 ईस्वी में उत्तराखंड में आया था, जबकि एटकिंसन के अनुसार यह 953 ईस्वी में उत्तराखंड में आया और राजा बना चंदवंश का। यह प्रयागराज झूसी का रहने वाला था और यह बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। उस समय उत्तराखंड में कंतूरी शासक ब्रह्मदेव का शासन चल रहा था और ब्रह्मदेव जब सोमचंद से मिला तो उसने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से करवाया और दहेज में जमीन भी दी, 15 बीसी जमीन। इस प्रकार उसने सुयो नामक स्थान पर सोमचंद ने राजबुंगा का
अपनी राजधानी बनाई और राजबुंगा में उसने एक किला भी बनवाया। उसे राजबुंगा किला या सोमचंद का भवन भी कहा जाता है। राजबुंगा चंपावत में है। तो इस प्रकार कुमाऊं की चंद्रवंश का राजा सोमचंद बना और उसने चंपावत में राजबुंगा का किला भी बनवाया। कुमाऊं में अलग अलग जगह पर अनेक राजा थे उस समय, क्योंकि वह केवल काली कुमाऊं चंपावत का ही राजा बना था। और 1563 ईस्वी तक चंद्रवंशों के राजाओं की राजधानी राजबुंगा में रहती है, अर्थात चंपावत में। और उसके बाद बालो कल्याण चंद चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा में स्थानांतरित करता है। जब सोमचंद राजा बना था उस समय काली कुमाऊं में खस राजाओं का राज था। यहाँ पर नाग, द्रविड़ अनेक प्रकार के राजा शासन कर रहे थे। जब सोमचंद उत्तराखंड में आया तो उसके साथ 21 व्यक्ति भी थे और वह शूद्र जाति को अपने साथ नहीं लाया था। जब वह राजा बना तो वह सबसे पहले वह शिव का उपासक था, वह शिव भगवान की पूजा करता था। जब वह राजा बना तो सोमचंद द्वारा सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। उसने सबसे पहले रावत राजा को पराजित किया। पहली बार वह दोनकोट का राजा था, रावत राजा, और जिस कारण स्थानीय लोगों ने सोमचंद का विरोध किया। उसके बाद सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की, 6 गौरिया ब्राह्मणों की भी उसने नियुक्ति की, पंचविड़िया ब्राह्मणों की नियुक्ति की और खतीमन ब्राह्मणों की भी उसने नियुक्ति की। चौथानी ब्राह्मणों को सबसे टॉप पर रखा गया था और खतीमन ब्राह्मणों को सबसे निचली स्तर पर रखा गया था। ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग के अतिरिक्त बाकी समस्त प्रजा को उसने पौड़ी 15 विश्व नाम दिया था। तो पौड़ी 15 विश्व संपूर्ण प्रजा को सोमचंद द्वारा नाम दिया गया था। जो उसने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी उसमें सर्वोच्च जोशी ब्राह्मण थे, उसके बाद सिमल्टिया, तीसरे स्थान पर पांडे और चौथे स्थान पर बिष्ट थे। इस प्रकार ब्राह्मण जाति थी जोशी, सिमल्टिया, पांडे और बिष्ट, इसको उन्होंने नियुक्त किया था और इनको टॉप पे रखा था चौथानी ब्राह्मण को। सोमचंद ने सुरक्षा की दृष्टि से जो उसने किला बनाया था राजबुंगा का किला, उस पे राजबुंगा की किला की देख रेख के लिए उसने 4 फौजदारों को नियुक्त किया था और यह 4 फौजदार जो थे ये नेपाल के रहने वाले थे। इस प्रकार उसने किले की चारों ओर फौजदार रखे। फौजदार इस प्रकार थे तड़ागी, चौधरी, कारकी और बोरा। तो इस प्रकार सोमचंद ने चौधरी, कारकी, बोरा और तड़ागी नाम के 4 फौजदारों को राजबुंगा के किला में नियुक्त किया था और इन 4 फौजदारों को चाराल कहा जाता था। तो सोमचंद ने सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। उसने सर्वप्रथम रावत राजा को पराजित किया, वह दोनकोट का रहने वाला था, और उसने चौथानी ब्राह्मण, 6 गौरिया ब्राह्मण, पंचविड़िया ब्राह्मण और खतीमन ब्राह्मणों की नियुक्ति की। संपूर्ण प्रजा के लिए उसने पौड़ी 15 विश्व नाम दिया और उसने राजबुंगा के किला पर 4 फौजदार नियुक्त किए, चौधरी, कारकी, बोरा और तड़ागी, इनको चाराल कहा जाता था। और सोमचंद नेपाल के राजा अर्थात डोटी के राजा के अधीन था, वह उनको टैक्स देता था, इसलिए इसको मांडलिक राजा कहा जाता है। जो भी मांडलिक राजा होता है वह अपने अधिपति के अधीन शासन करता है। तो सोमचंद भी डोटी के राजा के अधीन शासन कर रहा था उस समय। जब सोमचंद राजा बना उस समय कुमाऊं में मेहरा, फड़त्याल, देव, ढेक और कराया इस नाम की जाति जो थे, मेहरा, फड़त्याल, ये इम्पोर्टेंट जाति थी। तो इस प्रकार कालू तड़ागी सोमचंद का प्रमुख सेनापति था। सोमचंद ने कुमाऊं के मेहरा और फड़त्याल जाति को इस उच्च पद पर रखा था। मेहरा को उसने मंत्री बनाया था और मेहरा जाति के लोग कटोलगढ़ में रहते थे, जबकि फड़त्याल जाति को उसने सेनापति बनाया था और वह डुंगरी ग्राम में रहते थे। तो इस प्रकार सोमचंद ने मेहरा और फड़त्याल जाति को मंत्री और सेनापति बनाया था। सोमचंद ने कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। उसने प्रत्येक गांव में एक बूढ़ा नियुक्त किया। बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति सोमचंद ने करवाया। यह पुलिस का कार्य करते थे बूढ़ा और सयाना। तो इस प्रकार जहाँ पर बूढ़ा रहते थे उसको बूढ़ा चौराहा कहा जाता था। तो यह इस प्रकार सोमचंद मांडलिक राजा था। वह
डोटी के राजा को टैक्स देता था। तो सोमचंद 700 से लेकर और 721 ईस्वी तक सोमचंद ने शासन किया काली कुमाऊँ चंपावत में। उसने राजभुंगा का किला बनवाया, उसने वहाँ पे 4 फौजदार नियुक्त किए, उसने बूढ़ों और सैनों की भी नियुक्ति की। मेहरा और फड़त्याल जाति के लोगों को उसने उच्च स्थान पर रखा हुआ था। मेहरा को उसने मंत्री बनाया और फड़त्याल जाति को सेनापति बनाया। सोमचंद के बाद जब सोमचंद राजा था तो वह डोटी नेपाल के राजा जयमल को टैक्स दिया करता था। डोटी के राजा को मलवंशी राजा अर्थात रेखा राजा भी कहा जाता है। डोटी नेपाल का नाम था उस समय। उसके बाद जब सोमचंद मर गया था उसके बाद उसका पुत्र आत्मचंद दूसरा शासक बनता है चंद्रवंश का दूसरा राजा आत्मचंद। इसने 721 से लेकर और 740 ईस्वी तक शासन किया। इसने कुमाऊँ के चंद्रवंश के लिए कुछ कार्य नहीं किए। उसके बाद आत्मचंद का पुत्र पूर्णचंद राजा बनता है तीसरा। 740 से लेकर और 758 ईस्वी तक यह राजा रहा। और फिर पूर्णचंद का पुत्र चंद्रवंश का चौथा राजा बनता है इंद्रचंद। 758 से लेकर 778 ईस्वी तक इसने शासन किया। इंद्रचंद इम्पोर्टेंट राजा था। इसने रेशम उद्योग का कार्य चंद्रवंश में करवाया था। यह रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसने नेपाल की रानी से रेशम की मांग की थी और इसने रेशम कारखानों को स्थापित किया था। इंद्रचंद ने विशेष प्रथा चलाई थी पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा इस प्रकार थी, इसमें झूठ बोलना पड़ता था। तो इस प्रकार इंद्रचंद झूठ बोलना स्टार्ट करवाया। रेशम उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए इसने पटरंग वाली प्रथा चलाई थी। इंद्रचंद के बाद संसारचंद राजा बना, फिर सुधाचंद, उसके बाद फिर हमीरचंद। हमीरचंद के बाद चंद्रवंश का 8वां राजा बना बीणाचंद। बीणाचंद 869 ईस्वी में राजा बना और यह बिलासी राजा था, काफ़ी कमज़ोर राजा कह सकते हैं। इसके शासनकाल में खस राजा ने काली कुमाऊँ चंपावत पर अटैक किया और उसके बाद बीणाचंद पराजित हो गया था, जिस कारण चंद्रवंश में उसके बाद 200 वर्षों तक खस राजाओं ने शासन किया। तो इस प्रकार बीणाचंद के समय में खस राजाओं ने चंद्रवंश में अटैक किया। उसके बाद 200 वर्षों तक काली कुमाऊँ चंपावत में खस राजाओं का शासन रहा। तो 869 ईस्वी से लेकर और 1065 ईस्वी तक बद्रीदत्त पांडे के अनुसार खस राजाओं ने कुमाऊँ के काली चंपावत में शासन किया था। बीणाचंद का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जब खस राजाओं ने चंदों को पराजित किया उसके बाद चंद राजा भाग गए थे। कहते हैं कि चंद्रवंश का स्थापित करने का कार्य 1065 ईस्वी में सोन खड़ायन नामक व्यक्ति ने किया था और इसने चंद्रवंश के परिवार का एक आदमी इसको मिला हुआ नेपाल में था, बीरचंद। तो बीरचंद की खोज सोन खड़ायन ने की थी। बीरचंद चंद राजाओं के परिवार का ही आदमी था। तो इस प्रकार सोन खड़ायन ने 1065 ईस्वी में दोबारा से चंद्रवंश की स्थापना की थी। इस चंद्रवंश को दोबारा से स्थापित करने का कार्य सोन खड़ायन ने किया था। तो इस प्रकार सोन खड़ायन ने बीरचंद को चंद्रवंश का 9वां राजा बनवाया। बीरचंद 1065 से लेकर और 1080 ईस्वी तक इसने चंद्रवंश में शासन किया। 1065 ईस्वी में बीरचंद ने सोन खड़ायन की सहायता से खसों को पराजित किया और अंतिम शासक सोपाल, यह खस राजा था, इसकी हत्या करके चंद्रवंश की पुनर्स्थापना करी। जब बीरचंद राजा बन गया था तो इसने सोन खड़ायन को अपना बहादुर नियुक्त किया था। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट राजाओं का ही अध्ययन करेंगे। चंद्रवंश का 17वां राजा बनता है नानकी चंद और नानकी चंद का शासनकाल 1175 से लेकर और 1191 ईस्वी तक रहा। जब नानकी चंद शासन कर रहा था उस समय अशोक चंद ने नानकी चंद पर अटैक किया था। अशोक चंद नेपाल का रहने वाला था, चालक वंश का, नेपाल के दुल्लू का निवासी यह अशोक चंद था। अशोक चंद का गोपेश्वर त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है 1191 ईस्वी का। तो इस प्रकार बैरात कुल का था यह अशोक चंद। इसने नानकी चंद के शासनकाल में नानकी चंद पर अटैक किया था। और फिर 23वां राजा बना थोहर चंद। फिर 25वां राजा बनता है
त्रिलोक चंद का शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर और 1303 ईस्वी तक रहा। पहला राजा था यह जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। इस प्रकार त्रिलोक चंद पहला राजा बना चंदवंश में जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। यह नैनीताल साम्राज्य को इसने अपने साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया। उस समय नैनीताल को छकाता कहा जाता था। तो इस प्रकार जब त्रिलोकचंद राजा बना, इसने चंपावत और नैनीताल को अपने साम्राज्य में इसका इतना राज्य बन गया था चंपावत और नैनीताल। इसने नैनीताल को जीत लिया था। जब इसने नैनीताल को जीता तो इसने भीमताल किले का निर्माण करवाया त्रिलोकचंद ने। और त्रिलोकचंद के बाद उमरचंद 18 वर्षों तक चंदवंश का शासक बना। फिर उमरचंद के बाद धर्मचंद शासक बना। फिर अभयचंद, और अभयचंद के समय मोहम्मद तुगलक ने उत्तराखंड में आक्रमण किया था। अभयचंद का सेनापति था खड़कू। इसने अपना सेनापति खड़कू को उस समय सेनापति बनवाया था। अभयचंद का पुत्र उसके बाद चंदवंश का 29वां राजा बनता है ज्ञानचंद। इसको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने चंदवंश के राजाओं का अध्ययन किया। 25वां राजा त्रिलोकचंद का शासनकाल 1296 से लेकर 1303 ईस्वी तक रहा। यह पहला राजा था जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। इसने छकाता परगना को जीतकर अपने राज्य में मिलाने का कार्य किया। और जब यह नैनीताल को जीत गया था तो इसने भीमताल में भीमताल किले का निर्माण करवाया था। आगे हम चंदवंश का 29वां राजा गरुड़ ज्ञानचंद का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।